नमस्कार और स्वागत है आपका पार्कवे में। आज के लेसन में हम लोग जानेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बारे में और इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक हमारा एमपीपीएससी और दूसरे जो सिमिलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अनुसार ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होता है, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। आज ये हमारा पहला पार्ट है, इसके बाद अगला पार्ट आएगा। तो इस लेसन को देखिएगा ज़रूर, अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बारे में। हम लोग पहले समझ लेते हैं इसकी रूपरेखा। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए थे जिसमें लेबर पार्टी को बहुमत मिला और विंस्टन चर्चिल जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो उनकी पार्टी चुनाव हार गई और नए प्रधानमंत्री जीते, क्लेमेंट एटली, है ना, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने 1945 में। ठीक है, जुलाई 1945 में ये चुनाव हुआ था। अब लेबर पार्टी जो है भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी, भारत के प्रति सॉफ्ट थी, उदार दृष्टिकोण था उसका, और इसीलिए भारत को भी एक उम्मीद थी कि अब भारत को पूर्ण स्वराज देने की दिशा में कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो लेबर पार्टी ने भारत की समस्या को सॉल्व करने के लिए, है ना, उस समय जो लॉर्ड वेवल भारत के तत्कालीन वाइसरॉय थे उनको इंग्लैंड बुलाया और उनसे बातचीत की और इसका हल निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो ये रूपरेखा इस तरह से बनी और अब जो है वो भारत को भी बड़ी उम्मीद थी और इंग्लैंड भी शायद इस बात के लिए तत्पर था, इस बात के लिए चाहता था कि भारत को पूर्ण स्वराज की दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो भारत की राजनीतिक जो परिस्थिति थी उसका अध्ययन किया गया और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल, एक कमेटी बनाई जो कि मार्च 1946 में भारत आई। ठीक है, और ये जो प्रतिनिधि मंडल था इसने लॉर्ड वेवल जो कि उस समय भारत के वाइसरॉय थे और भारतीय नेताओं के साथ बैठक की, मिलकर एक योजना तैयार की और इसी योजना को कहा जाता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि मंडल जो था ब्रिटिश संसद ने बनाया था। भारत आया मार्च 1946 में और यहाँ पर आकर उन्होंने एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो इस कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना उद्देश्य था। अब पूर्ण स्वराज्य कैसे आएगा? भारत में संविधान बनेगा, संविधान लागू होगा और जब तक संविधान लागू नहीं होता है तब तक एक अस्थायी सरकार बनाई जाएगी। ऐसी पूरी की पूरी योजना बनाई गई और ये जो अस्थायी सरकार है इसी को बोला जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। तो भारत में संविधान बनाने की प्रोसेस जब तक चलेगी तब तक पूरा जो कामकाज होगा सरकार का वो एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अस्थायी सरकार देखेगी। हालांकि वाइसरॉय तब भी रहेंगे, है ना, जब तक संविधान लागू नहीं होता है तब तक वाइसरॉय रहेंगे। ये पूरा की पूरी योजना थी। तो इस प्रतिनिधि मंडल ने डिसाइड किया कि भारत के लिए नया संविधान बनेगा और एक अस्थायी सरकार जो है वो बनेगी। अब महात्मा गांधी के विचार जो थे इसके बारे में, इस जो अपना कैबिनेट मिशन प्लान था इसके लिए काफ़ी सकारात्मक थे। तो महात्मा गांधी के विचार क्या थे? तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख था। भारत को भी इससे फायदा था ना, भारत को तो इससे काफी फायदा था, इंग्लैंड को भी एक तरह से फायदा ही था। तो ये जो है कि ये मिला जुला के दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही पक्षों के लिए एक बहुत ही सर्वोत्तम प्रलेख था, ऐसा महात्मा गांधी का विचार था। लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा दोष था, है ना, कि इसमें केंद्र सरकार को काफी दुर्बल रखा गया था और प्रांत को अपना निजी संविधान बनाने का अधिकार था। ये एक पॉइंट था जिस पे भारत के बहुत सारे नेता एग्री नहीं थे, लेकिन एग्री न होने की स्थिति में भी वो इस कैबिनेट मिशन को स्वीकार करना चाहते थे क्योंकि इससे बेहतर कोई प्रपोजल मिला भी नहीं था। तो ये प्रपोजल जो है वो काफी बेहतर था पहले की अपेक्षा और इसलिए भारत के जो नेता थे वो पूरी तरह से एग्री न होते हुए भी चाह रहे थे कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। तो दोष क्या था? सबसे बड़ा दोष ये था कि केंद्र सरकार जो है वो काफी दुर्बल रहेगी और प्रांत जो हैं वो अपना निजी संविधान बना सकेंगे।
अब निजी संविधान बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो केंद्र सरकार जो है उनके निजी संविधानों के अनुसार उनको गवर्न करेगी। अब जो संविधानों के अनुसार जो राइट्स, जो अधिकार जो है केंद्र सरकार को वो देना चाहेंगे वो देंगे, जो नहीं देना चाहेंगे वो अपने पास रख लेंगे। तो केंद्र सरकार जो है यहाँ पे काफी दुर्बल दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि इस प्रपोजल के अनुसार केंद्र सरकार काफी दुर्बल रहेगी और प्रांत जो है वो ज्यादा पावरफुल रहेंगे। तो क्रिप्स मिशन की तरह ही कैबिनेट मिशन भी न तो पूरी तरह स्वीकृत की जा सकती थी और न ही अस्वीकृत की जा सकती थी। स्वीकृत तो देखिए दोष तो था इसमें, भारत को लगता था कि हमारे इंटरेस्ट पूरी तरह सॉल्व हुए नहीं, लेकिन इसको अस्वीकृत भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि इससे बेटर प्रपोजल उस समय नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के जो प्रमुख फीचर्स थे वो क्या क्या थे देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कैबिनेट मिशन प्लान की कि भारतीय संघ का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी रहेंगे और जो देशी राज्य हैं वो भी रहेंगे और ये सब मिलकर एक भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। संघ की एक कार्यपालिका होगी, एक विधानमंडल होगा, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अन्य सभी विषय सरकार के अधीन होंगे। कार्यपालिका होगी और विधानमंडल होगा। विधानमंडल यानी जहां पे लॉज को बनाने के लिए डिस्कशन होगा। कार्यपालिका होगी जो कि एग्जीक्यूटिव काम देखेगी। इसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये प्रतिनिधि कैसे आएंगे? चुनाव से आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें कैबिनेट मिशन प्लान में था। और भी चीजें क्या थी? प्रांतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे अलग शासन संबंधी समूह बनाएं, ठीक है। और 3 समूह बनाए गए थे। प्रांतों को यह बोला गया कि आप अपने समूह बना लीजिए, प्रांत लोग मिलके आपस में समूह बना लें जो कि शासन संबंधी कार्य करने के लिए एक रूपता रखेंगे। तो वो कौन कौन से 3 समूह बने थे? पहला समूह बना जिसमें मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा आ गए, ठीक है। दूसरा बना उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसमें पंजाब और सिंध आए। तीसरा बना बंगाल और असम का। तो ये 3 अलग अलग समूह बने। प्रत्येक समूह को अधिकार दिया गया कि वह अपने विषय के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकें। और नेक्स्ट पॉइंट था कि देशी राज्यों के द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएंगे उन पर देशी राज्यों के ही अधिकार होने की बात कही गई थी। यानी कि अब इस पॉइंट पे ऐतराज भी था बहुत सारे नेताओं को। क्यों ऐतराज था? कि अब संविधान जो है वो देशी राज्य स्वयं बनाएंगे, है ना। अब वो अपने संविधान में अपने पास जो अधिकार रखना चाहेंगे रख लेंगे, जो अधिकार संघ को देना चाहेंगे, है ना, वो दे देंगे। अब इसमें उनको इस बात की स्वायत्तता थी कि वो इसमें क्या निर्णय लेते हैं। तो बहुत सारे नेताओं को इस बात का डर था कि देशी राज्य सारे महत्वपूर्ण अधिकार अपने पास रखेंगे, है ना, और केंद्र सरकार रहेगी दुर्बल। तो अपनी अपनी देशी राज्य जो है चलाएंगे और पूरे देश में एक रूपता जैसी चीजें नहीं रह जाएंगी, अलग अलग कानून अलग अलग स्थानों के हो जाएंगे। ये एक डर था उस समय नेताओं में। संविधान के निर्माण के बाद ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को संप्रभुता का अधिकार हस्तांतरित कर देगी। संविधान बन जाएगा, ब्रिटिश सरकार जो है वो सभी देशी राज्यों को संप्रभु बना देगी, उनको उनके अधिकार हस्तांतरित कर देगी। भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा उससे अलग रहने का निर्णय देशी राज्य स्वयं करेंगे। ये भी एक ऐतराज वाला पॉइंट था। देशी राज्य भारतीय संघ में शामिल होगा कि नहीं होगा ये उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया था। अब इस बात का डर भी नेताओं को था कि बहुत सारे देशी राज्य जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो भारतीय संघ के साथ रहेंगे ही नहीं। और ऐसा जो है वो जब भारत की स्वतंत्रता हुई, जब पूर्ण स्वतंत्रता हुई, उसके बाद ये देखने में भी आया कि बहुत मुश्किल हुई सभी राज्यों को इकट्ठा करके एक संप्रभु राज्य बनाने में, एक संप्रभु देश बनाने में। 10 वर्ष पश्चात या प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रांतीय विधानमंडल बहुमत द्वारा संविधान की धाराओं पर पुनर्विचार कर सकता है। 10 वर्ष बाद भी कर सकता है या 10 वर्ष के बाद एक बार कर ले। तो इसमें ये एक सुविधा दी गई कि प्रांतीय विधानमंडल जो होंगे, जो कानून बनाने के लिए बैठेंगे, वो बहुमत के द्वारा जो संविधान उनके द्वारा बनाया गया होगा उसमें वो दोबारा विचार कर सकते हैं
और यदि ज़रूरत हुई तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो काफ़ी उस समय के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अलग तरह का, बहुत ही आधुनिक टाइप का ये एक प्रस्ताव सामने आया था। अब संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ बातें भी कैबिनेट मिशन में कही गई थी कि किस तरह से वो संविधान बनेगा, किस तरह से आगे चल के गवर्नेंस होगी। तो पहली बात कही गई कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। ठीक है, चुनाव के द्वारा वो व्यक्ति चुना जाएगा। प्रांतों के संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया जाएगा। जिस जगह की आबादी ज्यादा होगी वहां के लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। और ये 10 लाख की जैसे बात कर दी कि 10 लाख की जनसंख्या पे, अब सीधी सी बात है कि भाई क्षेत्र बड़ा होगा, जनसंख्या कम होगी तो वहां के प्रतिनिधि कम होंगे। अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से हो गए? जो उस समय धार्मिक आधार पे जो अल्पसंख्यक वगैरह बनाए गए थे वो सब, है ना, उनको आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। यानी कि अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, जो भी हो, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यानी जिनको जिनको अलग से कुछ अधिकार दिए जाते थे वो सारे के सारे खत्म। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा और संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जो होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा। ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी। संविधान सभा की बैठक दिल्ली में होगी ना, ये भी चीज क्लियर थी बिल्कुल कि संविधान सभा की बैठक जो है दिल्ली में होगी। और प्रारंभिक बैठक में अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। पहली बैठक में ही सदस्य बनाए जाएंगे और दूसरे पदाधिकारी भी उसी बैठक में बना लिए जाएंगे और बैठक जो है वो दिल्ली में होगी। प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था भी योजना के अंतर्गत थी। प्रत्येक समूह अपने संविधान के संबंध में तथा संघ में रहने का निर्णय कर सकेगा। हालांकि आपत्तिजनक पॉइंट था, लेकिन यह भी उस प्लान का हिस्सा तो था ही। केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी जिसे इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाएगा और उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ये पॉइंट जो था कि भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल कर जाए, ये भी एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था, क्योंकि इसमें के बाद ऐसा भी देखा गया कि जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो दो उस समय प्रमुख दल थे, इसमें इस बात को लेकर काफी विवाद भी था, है ना। ये इसके बारे में हम लोग हालांकि चर्चा करेंगे। केंद्रीय शासन के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे और वायसराय इनकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, वायसराय अभी भी इनका अध्यक्ष रहेगा और केंद्रीय शासन के सभी विभागों के मंत्री यही लोग रहेंगे। इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा। इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हो उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच में एक संधि हो जाएगी। तो सत्ता हस्तांतरित करना है, ये बिल्कुल क्लियर था। अंततः 14 जून 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकृति दे दी। 14 जून 1946, ये डेट याद रखिएगा। ये वो दिन है जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस कैबिनेट मिशन प्लान को सहमति दे दी थी। लेकिन कुछ लोग नहीं भी थे साथ में, जैसे हिंदू महासभा तथा साम्यवादी दल इसकी कटु आलोचना कर रहे थे। उन्हें इस बात का भय था कि भारत दो टुकड़े में बंट जाएगा, और ये भय जो है वो बिल्कुल ऐसा बिना आधार का भी नहीं था, बाद में हुआ भी ऐसा। अंतरिम सरकार की स्थापना के प्रश्न पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया। क्या मतभेद था? मुस्लिम लीग ने दावा किया कि वह कांग्रेस के बिना ही अंतरिम सरकार का निर्माण कर लेगी, लेकिन वायसरॉय ने लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह भी मैंने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया था कि प्रमुख दलों को शामिल करने के लिए, सरकार के अंदर सभी प्रमुख दलों को शामिल करने के लिए इंग्लैंड ने इस कैबिनेट मिशन प्लान में कहा था। अब मुस्लिम लीग यहां पर दावा कर रही थी कि कांग्रेस को मत रखो और हमको ही रखो सिर्फ अंतरिम सरकार में। ये जो है ये बड़ी अजीब सी एक डिमांड भी थी, और वायसरॉय ने इसे तुरंत जो है वो ठुकरा भी दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, कांग्रेस भी अंतरिम सरकार का हिस्सा होगी। और 1946 में चुनाव हुए
102 स्थानों पर चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस ने 59 जगहों पर विजय हासिल की और मुस्लिम लीग जो है वो 30 स्थानों पर जीत गई। ठीक है, कांग्रेस को ज्यादा, करीब करीब डबल जो है वो सीट्स मिल गई। अब मुस्लिम लीग जो है वो पहले चाहती थी कि अंतरिम सरकार में सिर्फ वही रहे, कांग्रेस ना रहे। अब जब ये चुनाव हुआ और उसके सीट्स कम आई तो मुस्लिम लीग को काफी निराशा हुई। मुस्लिम लीग को इस चुनाव परिणाम से घोर निराशा हुई। उन्होंने क्या काम किया, 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर अंतरिम सरकार बनाने की योजना स्वीकार कर ली। तो कांग्रेस जो है वो इस अंतरिम सरकार को बना रही थी, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग अभी भी पछोपेश में पड़ी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए, वो चाहती थी कि वो अकेले ही सरकार बनाए। तो इसके बाद का जो हुआ, किस तरह से ये सरकार बनी, कौन कौन लोग मंत्री बने, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। इस पार्ट में जो हम लोगों ने अभी देखा है, मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। आपका कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारा अगला पार्ट भी जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।